आज हम समझ रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का एवोल्यूशन, यानी समय के साथ कंप्यूटर सिस्टम कैसे बदलते गए और आज क्लाउड कंप्यूटिंग तक कैसे पहुंचे। स्टेप 1, मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, जो 1950 से 1970 तक चली। उस समय सिर्फ एक ही बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था और बहुत सारे लोग उसी एक कंप्यूटर को इस्तेमाल करते थे। उदाहरण के लिए सोचिए किसी गांव में सिर्फ एक ही बड़ा कैलकुलेटर हो, सब लोग उसी के पास जाकर अपनी कैलकुलेशन करवाते, अपना काम करवाते। लेकिन समस्या ये थी, ये बहुत महंगा होता था, सिर्फ बड़ी कंपनियां ही इसे इस्तेमाल कर सकती थीं, आम आदमी के लिए ये संभव नहीं था। यहीं से सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग का आइडिया आया। स्टेप 2, पर्सनल कंप्यूटर एरा। इसके बाद आया पर्सनल कंप्यूटर एरा 1980 के दशक में। अब हर आदमी के पास अपना कंप्यूटर, अपनी हार्ड डिस्क और अपना सॉफ्टवेयर होने लगा। उदाहरण के लिए सोचिए आपने अपना पर्सनल लैपटॉप खरीद लिया, अब सब कुछ आपके पास है। लेकिन यहां भी समस्या थी, अगर 10 लोग हैं तो 10 कंप्यूटर चाहिए। कई कंप्यूटर खाली पड़े रह गए थे, जिससे रिसोर्सेज वेस्ट होते थे, साथ ही डेटा शेयर करना भी मुश्किल था। तब आइडिया आया, सबका अपना सिस्टम ठीक है लेकिन शेयरिंग में प्रॉब्लम है। स्टेप 3, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। इसके बाद आया क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, जो 1990 के दशक में था। इसमें एक मेन सर्वर होता है और कई क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं। ऑफिस का सीन सोचिए, एक सेंट्रल सर्वर है और एम्प्लॉइज अपने पीसी से सर्वर के साथ डेटा लेते देते हैं। इसका फायदा ये हुआ, डेटा एक ही जगह रहता है, मैनेजमेंट आसान हो जाता है। लेकिन समस्या ये थी, अगर सर्वर डाउन हुआ तो सब कुछ डाउन, यूजर्स बढ़े तो सर्वर स्लो, स्केलेबिलिटी का इशू। फिर आइडिया आया नेटवर्किंग प्लस सेंट्रल सर्वर। स्टेप 4, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। इसके बाद आया डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। इसमें एक बड़ा काम कई कंप्यूटर्स में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए एक बड़ी कैलकुलेशन है तो 10 कंप्यूटर्स मिलकर वो काम करते हैं। इसका फायदा, काम तेज होता है, रिलायबिलिटी बेहतर होती है। लेकिन समस्या, इसे मैनेज करना मुश्किल और नॉर्मल यूजर के लिए कॉम्प्लेक्स। स्टेप 5, ग्रिड कंप्यूटिंग। इसके बाद पहुंचे ग्रिड कंप्यूटिंग पर। अलग अलग जगहों के कंप्यूटर्स इंटरनेट से जुड़े होते हैं और मिलकर एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। उदाहरण, अलग अलग कॉलेजेस के कंप्यूटर्स एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मिलकर काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, सेटअप बहुत कॉम्प्लेक्स और कमर्शियल यूज के लिए सूटेबल नहीं। स्टेप 6, वर्चुअलाइजेशन। इसके बाद आया वर्चुअलाइजेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहीं से क्लाउड कंप्यूटिंग का रास्ता बना। सोचिए एक फिजिकल सर्वर है और उसके अंदर विंडोज, लिनक्स, उबुंटू तीनों अलग अलग चल रहे हैं। इन्हें वर्चुअल मशीन्स कहा जाता है। इसका फायदा, हार्डवेयर वेस्ट कम, इजी स्केलिंग और आइसोलेशन। यहीं से क्लाउड कंप्यूटिंग की फाउंडेशन बनी। स्टेप 7, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब हम पहुंचते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पर, जो 2006 से अब तक चल रही है। इंटरनेट के थ्रू सर्वर, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर रेंट पर मिलते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए आप नेटफ्लिक्स यूज करते हैं। आप सर्वर नहीं खरीदते, आपको नहीं पता डेटा कहां रखा है, आप सिर्फ सर्विस यूज करते हैं। यही क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो इस तरह क्लाउड कंप्यूटिंग का एवोल्यूशन हुआ। पहले मेन फ्रेम, फिर पर्सनल कंप्यूटर, फिर क्लाइंट सर्वर, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, फिर वर्चुअलाइजेशन और आज क्लाउड कंप्यूटिंग। ऐसी ही आसान और समझने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।